नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम शर्मा और आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू पादप ऊतक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले रीड में इससे प्रश्न आया था, ठीक है। और सीजीएल में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आइए, पादप ऊतक, ठीक है। पादप ऊतक होते क्या है? पहली बात तो हम ये समझे ऊतक क्या होते हैं। तो देखिए, ऊतक बोलेंगे कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कम से कम एक कार्य को पूर्ण करे। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कम से कम एक कार्य को पूर्ण करे। तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर के अंग बनते हैं, अंगों से मिलकर तंत्र, और तंत्र से पूरी शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो पादप ऊतकों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है। ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। तो जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें कह देते हैं विभाज्य ऊतक, ठीक है, विभाज्य ऊतक। और जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता कम हो जाती है उन्हें कह देते हैं स्थायी ऊतक। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम विभाज्य ऊतक। देखिए, विभाज्य ऊतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, और कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होने के कारण कोशिका में वृद्धि होती है, और कोशिकाओं में वृद्धि से पादप की विकास होता है, पादप में शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है। अगर पौधे के शीर्ष भाग पे, अगर किसी भी प्लांट्स के टॉप पर, ये कहाँ मिलेगा? शीर्ष ऊतक। शीर्ष ऊतक कहाँ पे मिलेगा? पादप के शीर्ष भाग में। तो कौन से शीर्ष? जड़ और तना। जड़ और तना के शीर्ष भाग में मिलने वाला ऊतक है जिसे हम कहेंगे शीर्ष विभाज्य ऊतक। तो अगर तने के अग्र भाग को काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाज्य ऊतक मिलता है। विभाज्य ऊतक हट जाने पर कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा, इसका मतलब तने की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। ऐसी ही सेम कंडीशन होती है जड़ के अग्रभाग में। मूल गोप के ऊपर विभाज्य ऊतक क्षेत्र पाया जाता है, और अगर इसे आगे से काट दिया जाए तो जड़ की लंबाई में भी वृद्धि नहीं होगी। तो जड़ और तने के अग्रभाग में उपस्थित होता है और लंबाई में वृद्धि करता है। इसी के साथ है दूसरा पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व होता है साइडों में, जो भी तना होता है उसके साइडों में पार्श्व, ठीक है। कौन मिलेगा? पार्श्व विभाज्य ऊतक। मतलब वहाँ पे भी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कोशिकाएं विभाजित होंगी तो तने की मोटाई में वृद्धि होगी। तो हमने पढ़ा है पार्श्व विभाज्य ऊतक जो मोटाई में वृद्धि करता है। और शीर्ष विभाज्य ऊतक किस में कर रहा था? लंबाई में वृद्धि करता है, क्योंकि ये अग्रभाग में मिलता है। उसके बाद है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। तो अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक क्या है? देखिए, कोई भी आप देखते हैं जैसे कि गन्ना, ठीक है, इनमें गांठें पाई जाती हैं। उस गांठ वाले भाग को बोलते हैं पर्व संधि, और 2 गांठों के बीच में जो गैप मिलता है उसको बोलते हैं पर्व। क्लियर हुआ? तो पर्व संधि के आसपास, पर्व संधि के ऊपर या नीचे मिलने वाला जो ऊतक है इसको बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। पर्व संधि के ऊपर या नीचे मिलने वाला जो ऊतक है उसे बोलेंगे अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, ठीक है। और ये अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक क्या करेगा? पर्वीय लंबाई में वृद्धि करेगा। देखिए, होता क्या है, लंबाई में तो वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए हम गन्ने का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। गन्ने में गांठें अगर नज़दीक नज़दीक होंगी तो रस नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या होता है? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक गांठों के साइडों में होता है, और उसमें जब कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो क्या होगा? पर्व की लंबाई बढ़ेगी। और जब पर्व की लंबाई बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? पर्व की लंबाई बढ़ेगी तो मतलब गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, रस वाला क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है। तो पर्व की लंबाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? गांठों के बीच में गैप पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक एक जगह और मिलता है, पत्ती के आधार में। तो देखिए, मोस्टली पत्तियां गांठ वाली जगह से ही निकलती हैं, ठीक है। तो पत्ती के आधार में भी कौन मिलता है? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। तो ये तो हमने पढ़ा है पादपों में विभाज्य ऊतक, जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और विभाजन से शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है। अगर शीर्ष विभाज्य ऊतक है तो लंबाई में वृद्धि होगी, और पार्श्व विभाज्य ऊतक है तो मोटाई में, और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक है तो किसमें? पर्वीय लंबाई में वृद्धि होगी। अब आते हैं हम स्थायी ऊतकों की तरफ।
अगर कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता कम हो जाए तो उन्हें हम सरल स्थायी ऊतक, और अगर कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाए तो उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के हैं। पिछले बार रीट में एक प्रश्न बना था, निम्न में से कौन सरल ऊतक नहीं है। कौन सा प्रश्न बना था, निम्न में से कौन सरल ऊतक नहीं है। तो पहले तो आप ये समझिए कितने प्रकार के होते हैं सरल ऊतक। सरल स्थायी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, तो देखिए पैरेन्काइमा सबसे बाहर की तरफ होता है, आधारीय पैकिंग का काम करता है। पैरेन्काइमा पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करता है, बाहर की तरफ होता है। और ये 2 प्रकार से इसको हम बांटते हैं। अगर पैरेन्काइमा के अंदर हरित लवक पाया जाए, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, अगर पैरेन्काइमा के अंदर हरित लवक पाया जाए तो ऐसे ऊतक को या ऐसे पैरेन्काइमा को हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लियर हो गया। अगर हमें पैरेन्काइमा के अंदर क्या मिले, हरित लवक, क्लोरोफिल मिले, तो ऐसे ऊतक को क्या कह देते हैं हम, क्लोरेन्काइमा। और जहां क्लोरेन्काइमा ऊतक होता है इसका मतलब वो हरे रंग का होगा, वहां प्रकाश संश्लेषण होगा। तो एक चीज क्लियर हुई, क्लोरेन्काइमा ऊतक पैरेन्काइमा का भाग है, और जहां पे क्लोरेन्काइमा ऊतक होता है वहां प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका मतलब पत्ती के अंदर क्लोरेन्काइमा ऊतक मिलेगा। अगर आपसे प्रश्न आता है कि पत्ती में कौन सा ऊतक होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एरेन्काइमा। अगला ऊतक है, पैरेन्काइमा का भाग है एरेन्काइमा। तो देखिए एरेन्काइमा में क्या होता है, एरेन्काइमा में क्या है, ये मिलता है जलीय पादपों में। जलीय पादपों की पत्ती या तने के अंदर जो पैरेन्काइमा होता है, उस पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में एयर बबल्स मिल जाते हैं, और वो एयर बबल्स जो वायु के बुलबुले जो होते हैं वो फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो पादपों के तैरने में सहायता करते हैं, उनकी पत्तियां या उनके तने को तैरने में हेल्प करते हैं। कौन, एरेन्काइमा ऊतक। तो एरेन्काइमा ऊतक किसमें मिलता है, जलीय पादपों में। ठीक है, और इसमें एयर होती है, वायु होती है, वायु होती है कोशिकाओं के बीच में, वायु कोष्ठ होते हैं जिसकी सहायता से वो पौधे आसानी से सरवाइव कर सकते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अगला है कोलेन्काइमा ऊतक। हमने पैरेन्काइमा पढ़ लिया, उसके बाद सरल ऊतक में है कोलेन्काइमा ऊतक। तो देखिए कोलेन्काइमा क्या होता है, आपने देखा होगा किसी भी टहनी को हम पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, वो टहनी आसानी से नीचे की तरफ झुक जाती है, या फिर किसी गीली टहनी को हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो आसानी से मुड़ जाती है। ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है कोलेन्काइमा ऊतक। कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाओं के बीच में गैप मिलता है, और रिक्त स्थान होने के कारण वो आसानी से मुड़ जाती हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पे गैप होता है तो उसको ऐसे कवर किया जा सकता है, तो बिल्कुल ऐसे ही कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसलिए आसानी से मुड़ जाती है। तो कोलेन्काइमा ऊतक करता क्या है, इसका कार्य क्या हुआ, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। दोबारा सुनेंगे, सरल स्थायी ऊतक का भाग है कोलेन्काइमा ऊतक। कोलेन्काइमा ऊतक पादपों में यांत्रिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। उसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा। देखिए स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, एक पादपों में सबसे कठोर पदार्थ है लिग्निन। लिग्निन हम पिछली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिग्निन क्या है, पादपों का सबसे कठोर पदार्थ है, जिस तरीके से मानव में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। ठीक है, ऐसे ही लिग्निन पादपों में सबसे कठोर पदार्थ है। अगर लिग्निन की परत किसी भी कोशिकाओं पर जमा हो जाए तो वो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। और वैसे भी जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल के मृत होने का कारण लिग्निन भी होता है ना। तो लिग्निन अत्यधिक कठोर है, सीमेंट के समान कठोर है। अगर ये किसी कोशिकाओं पर या किसी ऊतक की कोशिकाओं पर मिलेगा तो वो ऊतक बन जाता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। तो एक चीज़ आप क्लियर करें कि पादप के स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत एवं कठोर होती हैं, किसके कारण, लिग्निन की परत के कारण। ठीक है, और ये प्रश्न SSC-MTS में पूछा गया था। क्या आया था, प्रश्न ये आया कि नारियल के रेशे मृत एवं कठोर होते हैं
किस ऊतक के कारण, या नारियल के रेशों में कौन सा ऊतक होता है। तो वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन इससे ये क्वेश्चन बना था, है ना। तो प्रश्न में क्या आया कि किस ऊतक के कारण नारियल के रेशे कठोर या मृत होते हैं। तो किसके कारण, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण। अगर पदार्थ पूछ ले जाए तो लिग्निन के कारण। नारियल के रेशे, और आप देखें कि बादाम या अखरोट के बीज आवरण, ठीक है, जितने भी कठोर बीज आवरण होते हैं वो सब स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण होते हैं। ये सीमेंट के समान कठोर होता है, ठीक है। ये पढ़े हमने सरल ऊतक। और प्रश्न जो रीट के अंदर आया था वो रीट में यही पूछा था, निम्न में से कौन सरल ऊतक नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 तो ऑप्शन में थे, चौथा जो जाइलम था वो नहीं है, क्योंकि जाइलम किस में आ रहा है, जटिल स्थायी ऊतक। अब हम चलते हैं जटिल स्थायी ऊतक की तरफ। सरल स्थायी ऊतक के बाद आते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतकों को संवहन ऊतक भी क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। संवहन ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊतक क्या करते हैं, ये ऊतक पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं, या इनके द्वारा पदार्थों का परिवहन किया जाता है, ठीक है। पदार्थों का परिवहन करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जिन्हें हम जटिल स्थायी ऊतक भी कहते हैं। जाइलम आप लोगों ने देखा होगा, जब पेड़ के तने को काटते हैं, किसी भी वृक्ष के तने को काटते हैं, तो बीच में उसमें सर्किल से दिखाई देते हैं ना। आरा मशीन पे आप देखे होंगे, वो बीच में वलय या सर्किल या रिंग दिखाई देती हैं। वो वलय, सर्किल या रिंग क्या होते हैं, जाइलम ऊतक होते हैं। और उन्हें एनुअल रिंग कहा जाता है, वार्षिक वलय कहा जाता है। और ये वार्षिक वलय वहाँ ज़्यादा स्पष्ट होती हैं जहाँ पे वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ देखेंगे आप कि माइनस में भी चला जाता है सर्दियों में, गर्मियों में टेम्परेचर हाई भी हो जाता है, 50+ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर वार्षिक वलय स्पष्ट दिखाई देती है, जाइलम जो रिंग है वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर आप समुद्र तटीय इलाकों में देखें जहाँ पे टेम्परेचर लगभग समान रहता है सर्दी और गर्मियों में, तो वहाँ पे आपको ये वलय स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके नारियल वगैरह के पौधे जो होते हैं, ठीक है। तो जाइलम ऊतक को हम दारू भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम और है दारू। और इसका कार्य क्या है, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है जाइलम ऊतक का कार्य। तो जाइलम को याद रखें जड़ से, फ्लोएम को याद रखें फूल से, ठीक है। तो जड़ से पत्तियों तक क्या ले जाता है, जल एवं खनिज लवणों को लेकर के जाता है। जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है जाइलम ऊतक, कहाँ से कहाँ तक, जड़ से लेकर पत्तियों तक। क्लियर हुआ, जाइलम ऊतक का कार्य है, इसके द्वारा वार्षिक वलयों का निर्माण होता है। उन वार्षिक वलयों को गिन करके हम पेड़ की आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक लेके जाए। पत्तियों में बने हुए पौधे के भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक लेके जाएगा। तो ये फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और ये मिनरल्स एंड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये हमने पढ़े हैं ऊतक। 1 मिनट में दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पादप ऊतक। पादप ऊतक जिसको हमने 2 भागों में बांटा, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक जिसकी कोशिका लगातार विभाजित होती रहती हैं, अगर शीर्ष पे है तो शीर्ष विभाज्य ऊतक लंबाई में वृद्धि करेगा, पार्श्व में है तो मोटाई में वृद्धि करेगा, जिसको हम कहेंगे पार्श्व विभाज्य ऊतक, और अंतर्विष्ट पत्ती के आधार में और परिवीय लंबाई में वृद्धि करता है। सरल स्थायी ऊतक में है पैरेन्काइमा, जिसके 2 भाग हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अगर क्लोरोफिल मिल जाए तो क्लोरेन्काइमा, और एयर बबल्स मिल जाए तो एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा, एरेन्काइमा पानी में जलीय पौधों में मिलता है, फ्लोटिंग में या तैरने में हेल्प करता है। कोलेन्काइमा पौधे को लचीलापन और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन के कारण अत्यधिक कठोर होता है, और ये नारियल या फिर आपके बीज आवरण जो होते हैं बादाम या अखरोट, उनके ऊपर मिलता है। जटिल ऊतकों में आते हैं, संवहन ऊतक कहा जाता है जटिल ऊतकों को, और ये पदार्थों के परिवहन का काम करते हैं। जाइलम जड़ से लेकर के खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक लेके जाता है कौन, फ्लोएम। तो ये हमने पढ़ा है आज प्लांट टिश्यू। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। प्रश्न इसमें से बहुत पूछे जाते हैं, और ये आपके कंप्लीट टिश्यू में पादप ऊतक। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।